Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain GK subject of class 6. The name of our topic is the universe. So please students open your GK book and open page number 28. Let's start our topic, the universe. The universe is a huge wide open space that holds everything from the smallest particle to the biggest गैलेक्सी। बच्चे ऑलरेडी आपने ये चैप्टर आपकी साइंस में भी पढ़ा हुआ है। चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स और ये हमारी यूनिट नंबर 4 है। तो अगर मैं यूनिवर्स की बात करती हूँ तो ये एक ओपन स्पेस होता है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स और बिगेस्ट गैलेक्सीज जो है प्रेजेंट होती है। No one can answer how big it is, but astronomers try to measure it all the time. अब ये कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं हम आम आदमी नहीं बता सकते। तो इसकी स्टडी करने के लिए यूनिवर्स की या स्पेस की स्टडी करने के लिए कौन से पर्सन्स होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। फॉर दिस अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज्ड। और इवन उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप। So it tells whether an object is moving away or towards the earth. Based on this information, scientists have learned that the universe is still growing in all direction. अब ये मेनली हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेनली अर्थ के टूवर्ड्स मूव कर रहा है या उससे दूर जा रहा है, वो हमें पता चलता है। और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानी है और इवन यूनिवर्स के बारे में बताया है। सो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ डैट हमारे कुछ क्वेश्चंस है। नाउ ट्राई टू सेट योर नॉलेज बाय टिक द मार्किंग द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्या कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं और उसमें उसकी कुछ ऑप्शंस हैं। आपको क्वेश्चन को रीड कर कर जो उसकी करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक लगाना है। द पुल डैट होल्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड। अब कौन सा फोर्स है जो मेनली हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है? वो कौन सा कंसेप्ट होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो बच्चे बी ऑप्शन है ग्रेविटी, तो आपको बी के सामने टिक करना है। देन नंबर 2, दिस इज़ द बाउंड्री रीजन दैट सेपरेट्स अ ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द लेयर जस्ट अबव इट। ये हमारा बाउंड्री रीजन होता है जो मेनली ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट करता है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रोपोपॉज। ओके, सो इसका जो आंसर है वो है हमारा ट्रोपोपॉज। तो आपको ए ऑप्शन को टिक करना है। देन नंबर 3, सम स्पेस ऑब्जेक्ट्स और रॉक पार्टिकल्स ऑन द एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस अ स्ट्रीक ऑफ द लाइट आर कॉल्ड। और कुछ स्पेस जो हैं ऑब्जेक्ट के और रॉक पार्टिकल्स के जो मेनली एटमॉस्फेयर पे एंटर करते हैं और स्ट्रीक लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दीस आर योर और सो क्या है इसका आंसर भी हमारा बच्चे ए ऑप्शन है। इट्स योर मीटर्स। सो मीटर्स पे आपको इसको टिक करना है। देन नंबर 4, स्टार लाइक ब्राइट ऑब्जेक्ट्स विद अ ब्राइट लॉन्ग टेल दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड। स्टार लाइक की तरह होता है ये, मतलब स्टार की तरह चमकता है ये ऑब्जेक्ट। उसकी एक ब्राइट लाइट होती है और इवन उसकी टेल भी होती है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो बच्चे इसका आंसर क्या है हमारा? कॉमेट्स। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। देन 5th, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर एयर डेंसिटी इज़ वेरी लो इज़। ये सबसे ऊपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जहाँ पर एयर डेंसिटी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो इसका आंसर क्या है? आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर में से आंसर इज़ बी, इट्स योर एक्सोस्फेयर। तो आपको बी ऑप्शन को टिक करना है। सो अगेन मैं आपको फिर से आंसर बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको बी ऑप्शन पे टिक करना है, सेकंड के लिए आपको ए ऑप्शन पे टिक करना है, थर्ड के लिए अगेन आपको ए ऑप्शन पे करना है टिक, फोर्थ पे आपको सी ऑप्शन पे करना है और फिफ्थ पे आपको बी ऑप्शन पे करना है। देन आफ्टर डैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एन एस्ट्रोनॉमी क्विज। सो बच्चे ये आपके कौन से पेज पर है? इट इज़ ऑन पेज नंबर 29। अब इसमें मेनली क्या है? इसमें भी कुछ फिलअप्स दिए हैं, आपको उन फिलअप्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। ये आपकी बुक में क्लू बॉक्स दिया है, तो इन ऑप्शंस को यूज़ करके आपको ये गैप्स को फिल करना है।
Then number 1, the earth is the nearest to the sun during dash and farthest from it during dash in the northern hemisphere. अब कौन सा है नियरेस्ट टू द सन, कब होता है, समर में, और दूर कब होता है हमारा, फार कब होता है, विंटर्स में. एंड द स्पेलिंग ऑफ समर इज SUMMERS और विंटर्स की क्या स्पेलिंग है, WINTERS. देन नंबर 2, द सन इज मेनली मेड ऑफ द 2 गैसेज हाइड्रोजन एंड डैश. अब सन जो है वो मेनली हमारा 2 गैसेज से बना होता है. कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम. एंड द स्पेलिंग ऑफ हीलियम इज HELIUM. Then number 3, temperature of the sun flare of the sun is about dash degree Fahrenheit. तो अगर मैं बात करती हूँ जो सन फ्लेयर है सन का, उसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है हमारा, 270000 to 36000. तो आपको बच्चे ये टेम्परेचर रेंज फिल करनी है. Then number 4, irregular dark patches scattered on either side of the sun equator are called the dash. अब irregular dark patches का मतलब होता है कि ये बहुत ही अजीबोगरीब, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है निशानों की, वो मेनली सन के इक्वेटर साइड पर होते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंसर इज सन स्पॉट्स. एंड द स्पेलिंग ऑफ सन स्पॉट SUNSPOTS. Then number 5, our moon lies about dash kilometer away from the earth. हमारा जो मून है वो अर्थ से कितनी दूरी पे है, आंसर इज 384400 किलोमीटर. नंबर 6, the moon has no dash of its own because its gravitational force is not strong enough. अब जो मून है उसमें क्या नहीं है, अपना एटमॉस्फेयर नहीं है. क्यों, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. सो स्पेलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ATMOSPHERE. Then number 7, a person weighing 120 kg on the earth will weigh only 20 kg on the moon. अगर एक पर्सन जो है जिसका वेट 120 kg होता है अर्थ में, तो उसका वेट मून पे कितना हो जाता है, 20 हो जाता है. बिकॉज बच्चा वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ. ये रिलेशन होता है आप हमारा, जो आप लोग हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे. Then number 8, as a comet moves further away from the sun, its dash gets shorter and the shorter. जैसे जैसे जो कॉमेट होता है वो दूर जाता है सन से, तो उसकी क्या चीज़ छोटी छोटी हो जाती है, टेल. एंड द स्पेलिंग ऑफ टेल इज TAIL. Then number 9, Dash was one of the most outstanding astronomer of the world. He explained the motion of the planets around the sun. ये सबसे ज़्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर है हमारे पूरे संसार के, और इन्होंने मेनली प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बताया था कि वो कैसे सन के अराउंड मूव करते हैं. तो उनका नाम क्या है हमारे, तो द नेम ऑफ द person is it's Johannes Kepler and the spelling is JOHANNES KEPPLER. Then number 10, the part of the sun that appears glowing to us from the earth is called the dash of the sun. अब सन का वो वाला हिस्सा जो मेनली हमें चमकता हुआ दिखाई देता है अर्थ की तरफ से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर. एंड द स्पेलिंग ऑफ द फोटोस्फेयर PHOTOSPHERE. सो बच्चे आप स्पेलिंग के क्लू बॉक्स को भी देखकर लिख सकते हैं. इवन मैंने सबकी स्पेलिंग्स भी आपको बताई है, तो आपको इस तरह से ये सारे ब्लैंक्स को फिल करना है. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो properly, read the content from your book, and after watching the video you have to complete your GK work in your GK book. बच्चे आपको क्या करना है, वीडियो को सही ढंग से देखना है और देखने के बाद आपको अपनी GK बुक में ये सारा वर्क करना है. बेटा मुझे आप में से किसी का भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, आपकी GK की बुक भी चेक होगी. सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अपना वर्क केयरफुली होकर कीजिएगा. In case if you are having any doubt, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.